मैंने सबसे कमजोर कोरकिन को जगाया, म्यूटेंट हेयरवर्म। फिर भी मैं अपना सिर पीछे फेंकता हूँ और पागलों की तरह हंसता हूँ। मेरे आसपास के सभी सहपाठी सोचते हैं कि मैं पागल हो गया हूँ, लेकिन सिर्फ मैं ही जानता हूँ कि इस परजीवी के अंदर कितनी भयानक शक्ति छिपी। मेरे पिछले जन्म में मैं किसी चीज से टकराया था। एक हेयरवर्म ने एक गॉब्लिन को परजीवी बना दिया था। इसका नतीजा कच्ची जबरदस्त शक्ति का विस्फोट था। तभी मुझे मेरे कोरकिन वो नहीं थे जो टीचर सोचते थे। वो कोई साधारण म्यूटेंट हेयरवर्म नहीं थे, वो एक परजीवी जीवन रूप थे। हर एक धागा एक अलग प्राणी की तरह दिखता है, लेकिन वो एक ही प्राणी है। मैं उन्हें वेनम कहना पसंद करता हूँ, लेकिन और उसके वंशजों में आस्था का स्तर बहुत कम है। पिछली बार मेरी मौत इसी वजह हुई थी। एक मिशन के दौरान एक ताकतवर दुश्मन ने मेरे कोरकिन को डराकर धोखा दिया और बस मैं मर गया। इसलिए पुनर्जन्म के बाद सबसे पहला काम जो मैं करता हूँ वो है अपने माता पिता की बचत के आखिरी सिक्के तक निकाल। मैं 2000 गॉब्लिन खरीदता हूँ, ये सब वेनम के असली जागरण के लिए सही मिसबान खोजने के लिए। परजीवी को अंततः संतुष्ट होने में 1678 गॉब्लिन लगते हैं। वेनम पहली पीढ़ी का परजीवी आधिकारिक तौर पर जागता है। वेनम घबरा जाता है और पूछता है, तुम कौन हो? मैं अपने सीने में उठ रहे उत्साह को दबाता हूँ और ठंडे अधिकार के साथ जवाब देता हूँ, मैं तुम्हारा भगवान। क्या भगवान का स्वाद अच्छा होता? मैं क्या सबसे मौलिक विचार का सामना करते हुए मैं एक कड़वी मुस्कान से काम। इस जीवन में विश्वासघात कोई विकल्प नहीं है। वेनम अभी भी जागा है और दुनिया के बारे में लगभग कुछ भी नहीं जानता है। पूर्ण विश्वास बनाने के लिए ये एकदम सही खिड़की है और मैं तुरंत काम पर लग जाता हूँ। उस फिल्म के चालाक पेटू स्वभाव को अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरे पास पहले से एकदम सही योजना है। इसे मारो, इसे जमकर मारो, तब तक मारो जब तक कि वेनम की जीवित रहने की प्रवृत्ति एक बात न कह दे। विश्वासघात न केवल वर्जित, इसके बारे में सोचना भी अकल्पनीय है। तभी मैं भविष्य के सभी रूपों के लिए विश्वास की एक मजबूत नींव रख सकता हूँ। वेनम को अपनी ओर से गहरी सोच में कोई दिलचस्पी नहीं है। अब उसके शरीर में एक अनुकूल मेजबान जुड़ गया है। उसकी शक्ति बढ़ जाती है और उसकी भूख भी। और अभी वो अपने तथाकथित भगवान का स्वाद लेना चाहता है। इससे पहले कि मैं कुछ कर पाता, वेनम झपटा मारता है। जबड़ा फैला हुआ है, सीधे मेरी तरफ बढ़ रहा है। मैं एक तरफ मुड़ता हूँ, मुश्किल से उसके काटने से बच पाता हूँ, लेकिन जहर लगातार बना रहता है। खासकर जब खाने की बात हो, वो फिर से हमला करता है। उसका बड़ा समूह अभी भी खुला हुआ है। मैं चकमा देता रहता हूँ और अपने मेगाफोन चुनता हूँ। मुझे पता है कि वेनम को किससे डर लगता है। ध्वनि तरंगे जितनी तेज उतना ही विनाशकारी। जैसे ही वेनम फिर से हमला करता है, मैं मेगाफोन उठाता हूँ और एक भयंकर गर्जना करता हूँ। दर्जना मेगाफोन के माध्यम से और तेज होती जाती है, जिससे वेनम अपनी भूतिया पूरी तरह से फाड़ देता है और उसे लगभग। लेकिन अलग हुए परजीवी तंतु जल्दी से वापस आते हैं। एक बार फिर मेजबान के चारों ओर लिपट जाते हैं और हमला फिर से शुरू हो जाता है। लेकिन वेनम के लिए बस एक के बाद एक लगातार ध्वनि दमन की लहरें इंतजार कर रही हैं। अभी भी ताजा जागा हुआ वेनम अपनी ही प्रवृत्ति से नहीं लड़ सकता और मेरे प्रति डर का बीज जड़ पकड़ लेता है। डर विश्वास का बीज है। मैं इसे किसी से भी बेहतर जानता। जब वेनम भूख से मरने की कगार पर होता है तो मैं उसे फेंक देता हूँ, उसे जिंदा रखने के लिए भूत के सिर पर। बार बार गाजर और डंडा। दिव्य लोक के अंदर पूरा 1 महीना। आखिर में वेनम के दिलो दिमाग में मेरे लिए एक डर बैठ गया। भविष्य में चाहे कोई भी दुश्मन आए, मौत ही एकमात्र विकल्प हो। विश्वासघात कभी नहीं जीता जा सकता। दिव्य लोक में अभी भी लगभग 300 भूत बचे हैं। मैं अपना हाथ हिलाता हूँ और वेनम को उन सभी पर छोड़। एक अच्छी दावत। जैसे ही उसे मेरी अनुमति मिलती है, वेनम खुद को भीड़ में फेंक देता है और पूरी तरह से बेलगाम खुशी से खाता है। और भूतों की खोपड़ियों को चबाने के बाद ही वो आखिरकार एक सुखद नींद में सोता है। उस भूख को खुद देखकर मैं दंग रह गया। एक भोजन में 100 भूत। केंद्र में बचे 200 से भी कम भूत वेनम को केवल 2 भोजन तक ही टिकाए रख सकते हैं। और यह जागने के तुरंत बाद उसका शिशु चरण है। जैसे जैसे वेनम बढ़ता है, उसकी भूख और भी बढ़ जाती है। मुझे तैयारी करनी होगी। दिव्य लोक के अंदर गोब्लिन की एक स्थिर आपूर्ति है जो इसे खिलाती है, लेकिन इसके लिए ऐसे संसाधनों की आवश्यकता है जो मेरे पास। जैसे ही मैं समस्या भटका हुआ था, स्कूल से एक सूचना आती है। श्री फोस्टर ने कक्षा समूह को सभी को सूचित करते हुए एक संदेश पोस्ट किया। कल कक्षा 12वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद अपना पहला मूल्यांकन करेगी। शीर्ष प्रदर्शन करने वालों को उदार पुरस्कार मिलेगा। सबसे कम स्कोर दिया जाएगा। मैंने इसे पढ़ा और मेरा चेहरा एक ठंडी मुस्कुराहट में बदल गया। आमतौर पर सबसे खराब छात्र कभी भी इतनी गंभीर चीज का सामना। ये स्पष्ट रूप से फोस्टर मुझे निशाना बना रहा है। मानता है कि मेरे उत्परिवर्ती हीरो को रिश्तेदार मुझे आखिरी में मारेंगे, जिससे उसे मुझे निष्कासित करने और ड्रैक को उधर सिफारिश सौंपने का सही बहाना मिल जाएगा। मेरे पिछले जीवन में फोस्टर और ड्रैक ने मिलकर मुझे नष्ट करने के लिए काम किया। निर्दय भी इसे कवर नहीं करता है। इस बार मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि वे हर कदम पर पछतावा। अगले दिन घंटी बजती है और श्री फोस्टर कक्षा में प्रवेश करते हैं। उनकी आंखें कमरे को देखती हैं और जब वे मुझ पर पड़ती हैं तो उनके चेहरे पर द्वेष का एक तेज धार पार हो जाता है। हर कोई आज का मूल्यांकन 12वीं कक्षा में प्रवेश करने के बाद आपका पहला है। इसमें सीधे अपने कोर परिजनों को आदेश देना शामिल है, जो लिखित परीक्षा से बहुत अलग है। मैं आप सभी से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह कर। ड्रेक ने आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ अपना हाथ उठाया। सर, आपने हमें नहीं बताया कि पुरस्कार क्या है। पुरस्कार बहुत बड़े हैं, लेकिन केवल शीर्ष 3 के लिए। कक्षा में कराने की लहर दौड़ जाती है। 40 से अधिक छात्र और केवल 3 कुछ भी लेकर जा पाते हैं। बहुत सारे भेड़िए पर्याप्त मस्त। फोस्टर ने इस प्रतिक्रिया को आते देखा और 1 इंच भी नहीं हिला। वो बस जारी रखता है। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाले वर्ग संसाधन पूल से एक स्तर एक पवित्र कलाकृति कर सकते हैं। दूसरा स्थान प्राप्त करने वाले एक स्तर 2 पवित्र कलाकृति का चयन कर सकते हैं और पहले स्थान पर देवता का एक बिंदु प्राप्त होता है और कमरा फूट पड़ता है। पवित्र कलाकृतियां कोर परिजनों के लिए सबसे दुर्लभ संसाधनों में सीधे दिव्य क्षेत्र कोर में लोड की जा सकती हैं। उनका प्रभाव एक साथ सभी कोर परिजनों पर लागू होता है। अविश्वसनीय शक्ति, लेकिन दिव्यता का एक बिंदु जो पूरी तरह से दूसरे स्तर पर है। दिव्य क्षेत्र सभ्यता की मुद्रा इस तरह काम करती है। 100 मिलियन आस्था शक्ति एक दिव्य शक्ति के बराबर होती है। 10,000 दिव्य शक्ति एक दिव्यता के बराबर होती है। आसक्ति आपके प्रजनन द्वारा उत्पन्न होती है और इसका सीधे व्यापार नहीं किया जा सकता। दिव्य शक्ति सभ्यता की मानक मुद्रा बनी हुई है। एक औसत परिवार प्रति माह लगभग 4000 दिव्य शक्ति कमाता है। एकल मूल्यांकन में प्रथम स्थान प्राप्त करें और आपको एक दिव्यता, 10,000 दिव्य शक्ति, एक बेतुका उदार इनाम मिलता है।
ड्रेक अपने चेहरे पर फैली मुस्कान को छिपा नहीं सकता। वो अच्छी तरह से जानता है कि ये पुरस्कार उसके दिमाग में ही डिजाइन किए गए हैं। उसका मुख्य रिश्तेदार एक दंतहीन वाइवन है जो पूरी कक्षा पूरे स्कूल में स्वाभाविक रूप से पारलौकिक जीवन रूप है। ये सबसे ऊपर है। दिव्यता का वो एक बिंदु पहले से उसके दिमाग में है। मैं बिना प्रतिक्रिया के इनाम की घोषणा सुनता हूँ, फिर अपना सवाल उठाता हूँ। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मूल्यांकन में असफल होने वाले छात्रों को भी पुरस्कार मिल सकते हैं? कक्षा हंसने लगती है। इथन, क्या तुम पागल हो रहे हो? पुरस्कार शीर्ष 3 को जाते हैं। असफल होने पर भी कैसे पुरस्कार पा सकता है? बराबरी का स्थान। बेशक तुमने हर लिखित परीक्षा में टॉप किया है, लेकिन अब ये एक लड़ाकू आंकलन। तुम्हारे उस घटिया कोर के साथ अगर तुम बच भी जाओ तो किस्मत ही होगी। सबसे पहले हमें हंसाओ मत। हम तुम्हारे घमंडी चेहरे से बहुत दिनों से तंग आ चुके हैं। 2 साल से लिखित परीक्षा में अव्वल बड़ी बात है। परीक्षाएं तुम्हारी कलम की परीक्षा ले, आकलन तुम्हारी ताकत की परीक्षा है। समझ गए देहाती? हर तरफ से मजाक उड़ाया जा रहा है। ये सहपाठी मुझे नीचा दिखाकर फॉस्टर का पक्ष जीतने की कोशिश कर रहे हैं। फॉस्टर खुश है लेकिन तटस्थता का दिखावा करता है। वो क्लास को शांत करने के लिए हाथ उठाता है, फिर मेरे सवाल का जवाब देने लगता है। एथन, जो छात्र आंकलन में फेल हो जाते हैं उन्हें फेल कर दिया जाता है। स्वाभाविक रूप से कोई नाम वो निकाल दिया जाएगा और सबसे कम अंक पाने वाला। कोई और सवाल? फिर क्या होगा अगर आंकलन के दौरान कोई मेरे नतीजे चुरा ले? मैं आगे बढ़ता हूँ। भीड़ में और हंसी चोरी। क्या तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हारे घटिया परवाह करेगा? लेने के लिए क्या होगा? अपनी तारीफ करना बंद कर। फॉस्टर के हाव भाव। एथन, आपकी चिंता पूरी तरह से अनुचित नहीं है, लेकिन इसे समझें। इस मूल्यांकन का उद्देश्य वास्तविक दुनिया की परिस्थितियों का अनुकरण कर सकते हैं जिसका आप सामना कर सकते हैं। यदि आपको लूट लिया जाता है तो ये केवल आपकी अपनी कमजोरी को साबित कर। मुझे केवल अंतिम परिणाम की परवाह है। मैं सिर हिलाता हूँ, पहले से ही अपनी योजना खाका तैयार कर चुका हूँ। कोई और सवाल? यदि नहीं तो मूल्यांकन अभी शुरू होता है। मुझे आशा है कि हर कोई अच्छा प्रदर्शन करे। फोस्टर एक बार फिर कमरे का सर्वेक्षण करता है और घोषणा करता है। फिर वो कक्षा के उपकरण को सक्रिय करता है जिससे प्रत्येक छात्र की चेतना स्थानांतरित हो जाती है। क्योंकि केवल चेतना ही प्रवेश करती है, न तो छात्र और न ही उनके परिजन वास्तव में यहाँ मर सकते हैं। प्रत्येक छात्र मूल्यांकन स्थान के विभिन्न क्षेत्रों में बिखरा हुआ है। उनके सामने उद्देश्य स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया। ये स्थान 10,000 सामान्य रैंक के जीवन रूपों से भरा है। ग्रे पंख वाली गौरई, हर एक के सिर के ऊपर एक मोटी पंख होती है। हमारा उद्देश्य कम से कम 100 पंख इकट्ठा करना है। आप जितने अधिक इकट्ठा करेंगे आपका स्कोर उतना ही। मुझे नहीं पता कि इसे पढ़कर दूसरों को कैसा लगेगा, लेकिन मेरे लिए ये एक सेटअप की तरह लग रहा है। ग्रे पंख वाली गौरैया पसंदीदा हेयरवर्म। अगर कोई भी विकल्प हो तो वे हमेशा हेयरवर्म को ही सबसे पहले पकड़ेंगे। इसके अलावा वे उड़ते हैं जिससे उन्हें पकड़ना वाकई मुश्किल हो जाता है। इस बीच ड्रेक का दांत विहीन वाइवर्न भी उड़ता है और स्वाभाविक रूप से पक्षियों का शिकार करता है। इन सबको मिलाकर ग्रे फेदर स्पैरो को लक्ष्य के रूप में चुनना कोई संयोग नहीं था। फोस्टर ने इस पर बहुत विचार किया, लेकिन क्या मैंने वेनम को छोड़ दिया? एक सामान्य गोब्लिन लगभग 1 मीटर लंबा होता है, लेकिन वेनम के परजीवी होने और हफ्तों की कंडीशनिंग के बाद ये आकार में 3 गुना हो गया है। हर तरह से काले दानव राजा की तरह दिख रहा है जो पूरी तरह से खतरनाक है। इसकी रिश्तेदार रैंक अभी तक हीरो तक नहीं पहुंची है, लेकिन ये करीब है, बहुत करीब। एक बार जब मैं उसे एक दिव्यता पुरस्कार का दावा कर लेता हूँ तो मैं वेनम को हीरो रैंक तक पहुंचाने की और शायद दूसरी पीढ़ी के परजीवी की खेती भी शुरू कर सकता हूँ। मैंने खुद से सोचा, फोस्टर, इस बार तुम सब कुछ खोने जा रहे हो और कुछ भी हासिल नहीं करने जा रहे हो और कुछ भी। मैंने उत्सुक आंखों से आसपास के वातावरण को स्कैन करने में व्यस्त। फिर मेरी ओर मुड़ता है। हे भगवान, मुझे भूख लगी है, तुम जल्दी ही खा लोगे। मैं उसे आश्वस्त करता हूँ। मैं तुरंत उस जगह की तलाशी लेने लगता हूँ। आसमान में उड़ने वाली भूरे पंखों वाली गौरैया के लिए बल्कि मूल्यांकन स्थल पर बिखरे हुए सहपाठियों। वो छात्र जमीन पर पड़ी चीजों से गुलेल और धनुष बनाते हैं, अन्य समूह बनाकर पेड़ों पर चढ़ते हैं और घोंसलों की तलाश करते हैं, लेकिन मेरे निशाने पर कभी पक्षी नहीं। वे छात्र थे। भूख से व्याकुल वेनम मुझे अपनी पीठ पर लेकर आगे बढ़ता है और तुरंत एक छात्र पर निशाना साधता है जो अपने साथियों को जाल बिछाने के लिए निर्देशित कर रहा है। छात्र मुझे जहर में देखता है और सदमे में जम जाता है। आखिरकार कक्षा में हर कोई जानता है कि मेरा मुख्य रिश्तेदार कथित तौर पर एक उत्परिवर्ती है। तो उसके सामने ये विशाल चीज क्या खड़ी है? भूत जैसा। फिर भी उसने पहले कभी किसी भूत जैसा नहीं देखा। इससे पहले कि वो सवाल बना पाता, मैं आदेश देता हूँ। वेनम आगे बढ़ता है। वो अपने जबड़े खोलता है और छात्रों पर हमला करता है। इन छात्रों ने अभी अपने मुख्य रिश्तेदारों को जगाया है। उनकी शक्ति अभी भी एक उत्कृष्ट रैंक हाइब्रिड के सामने कुछ भी नहीं है। वेनम जैसे जीवन तो ये पूरी तरह से कुचलने जैसा है। छात्र ये समझ भी नहीं पाता कि वेनम उसके सिर को काटने से पहले क्या हो रहा है। उसके बुलाए गए रिश्तेदार उसके साथ गायब हो जाते हैं। बेशक वे सभी यहाँ केवल चेतना की रचना है। मरने से उनके असली शरीर पर कोई असर नहीं पड़ता। वेनम जोर से संतुष्ट चटकने की आवाज के साथ चबाता है और उत्साहित होकर चिल्लाता है, चलो अंतरिक्ष की दूसरी तरफ अगले को ढूंढते हैं। ट्रेक अपने मुख्य रिश्तेदारों को आदेश देता है। बिना किसी दया के भूरे पंख वाली को हटता है। टूथलेस वाइवन एक पारलौकिक जीवन रूप है जो उड़ने की क्षमता के साथ पैदा हुआ है। छोटी गौरैया के खिलाफ इसका इस्तेमाल करना एक मक्खी को मारने के लिए तलवार लाने जाए, लेकिन पहले स्थान के लिए दिव्यता पुरस्कार के लिए ड्रैक कड़ी मेहनत करता है। उसे इसे किस पर खर्च करना चाहिए? ड्रैक पहले से योजना बना रहा है। श्री फोस्टर चुपचाप मूल्यांकन स्थान को देखते हैं। उनका अधिकांश ध्यान ड्रैक पर केंद्रित रहता है और ड्रैक का टूथलेस वाइवन बिल्कुल वैसे प्रदर्शन करता है जैसा उसने उम्मीद की थी। इतनी तेजी से पंख इकट्ठा करता है, बाकी सब धूल में। निर्विवाद पहला स्थान। फिर फोस्टर को याद आया कि मैं एक म्यूटेंट हेयरवर्म हूँ जो मेरा मुख्य रिश्तेदार शायद अब तक वेनम को जिंदा खा लिया गया होगा। ये सोचकर फोस्टर ने मेरी ओर देखा और जो देखा उसे देखकर वो ठिठक गया। ये क्या है? ये क्या चीज है? लगभग 4 मीटर ऊंची और पहाड़ जैसी, और ये एथन के आदेश क्यों मान रही है? फोस्टर ने देखा कि 18 छात्रों को पहले ही मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया है। हर एक को 0 अंक मिले हैं। ये पहले से ही एक बड़ी शैक्षणिक घटना है। बाहर होने से पहले एक भी पंख नहीं जुटाया गया, असंभव। उसने रिप्ले खोला और वो सामने है। उन सभी को बाहर करने का कारण मैं था। मुझे उस काले विशालकाय प्राणी के साथ सहपाठियों का पीछा करते हुए देखना जो किसी विदेशी रिश्तेदार के साथ बेशर्मी से धोखा दे रहा था जिसे पता नहीं कहां से लाया गया था। वो मुस्कुराया। अब मैं उसके निष्कासन के लिए दबाव बना सकता, लेकिन फोस्टर रुक जाता है।
वो अभी तक कुछ नहीं करता। वो तब तक इंतजार करना चाहता है जब तक मैं पहले था, जब तक कि वो दिव्यता मेरी मुट्ठी में है और फिर मुझे कुचल देगा। इस तरह दर्द और भी ज्यादा होगा। वो चाहता है कि मैं जिंदगी भर पछताऊं। मूल्यांकन स्थल के अंदर वैनम की जबरदस्त ताकत पूरी तरह से दिख रही है। दूसरे छात्रों के पास प्रतिरोध का कोई मौका नहीं है। मैं अपनी गति बढ़ाता हूँ, बार बार आसमान को स्कैन करता हूँ और जल्दी से ड्रैक के दांत विहीन वाइवन को ऊपर गश्त करते हुए देखता हूँ। तुम्हें पा लिया। मेरी आवाज उत्साह से भरी हुई है। इस जन्म में मैं ड्रैक को पीड़ा देने जा रहा हूँ। उसने पहले जो कुछ भी मुझसे लिया उसका बदला चुकाऊंगा। वेनम मुझे परजीवी बना देता। मैं इस बदले को खुद महसूस करना चाहता हूँ। वेनम तुरंत भूत से अलग हो जाता है और मेरे शरीर के चारों ओर लपेट लेता है। एक पल में एक 4 मीटर लंबा काला विशालकाय व्यक्ति मूल्यांकन स्थल पर खड़ा हो जाता है। मैं इसे फिर से महसूस करता हूँ। मेरे शरीर के हर इंच पर परजीवी के होने का वह एहसास जो मुझे लंबे समय से याद आ रहा था। मेरे अंदर शक्ति का संचार होता है और मैं अजय महसूस करता हूँ, लेकिन इसकी बीच में मैं वेनम का सही अनुकूल मेजबान नहीं हूँ। मैं उसकी पूरी शक्ति का अधिकतम 80% ही निकाल सकता हूँ। उसके ऊपर वेनम लगातार परजीवीपन के दौरान मेरे शरीर की ऊर्जा खत्म हो जाती है। सुरक्षा के लिए मैं इस संलयन को अधिकतम 2 घंटे तक ही सह सकता हूँ। इसके बाद मेरे अंग काम करना बंद कर देते हैं। यही कारण है कि मैं जल्द से जल्द विष के विभिन्न रूपों को विकसित करता हूँ। मेरे द्वारा ज्ञात 5 रूपों मेरे शरीर के लिए एकदम सही है और यही मेरे शरीर के लिए एकदम सही है और यही मेरी पूरी ताकत। तैयार। विष मिश्रित मैं सीधे टूथलेस वाइवंस के शिकार क्षेत्र में जा घुसा। टूथलेस वाइवंस भूरे पंखों वाली गोरा को खेल की तरह मार रहे थे और फिर मैं कहीं से प्रकट हुआ, विशाल और काला, और वे वास्तव में सदमे में पीछे हट गए। लेकिन वाइवन कबीले के गौरवशाली सदस्य के रूप में उनमें एक भयंकर क्षेत्रीय प्रवृत्ति है। जो कोई भी उनके शिकार क्षेत्र में घुसने की हिम्मत करता है उनके प्रभुत्व को चुनौती देता और उसे दंडित किया जा सकता है। एक दंतहीन वाइवन तुरंत मेरी ओर झपटा और पहला हमला किया। मैं उसके हमले का सीधा सामना करता। मेरे नियंत्रण में परजीवी मेरे दाहिने हाथ में भर जाता है, जिससे वो सामान्य से कई गुना बड़ा हो जाता है, जो मुझे जकड़ लेता है, वाइवन को बीच उड़ान में ही पकड़ देता है। फिर मेरे मुंह से नुकीले दांतों की कतारें निकलती। मैं उन्हें सीधे वाइवन की नुकीली खोपड़ी में गड़ा देता हूँ। उसकी खोखली हड्डियां मेरे काटने का कोई प्रतिरोध नहीं कर पाती। एक बार काटने पर वाइवन तुरंत मर जाता है। उसके मालिक ड्रैक को वाइवन के मरते ही इसका एहसास हो जाता है। वो तुरंत दूसरे पर सवार होकर उड़कर घटनास्थल पर पहुंचता है। वो देखता है कि मैं उसकी वाइवन खोपड़ी को तोड़ रहा हूँ और उसके दिमाग से तरल पदार्थ चूस रहा हूँ। ड्रैक पूरी तरह से पागल हो जाता है। तू कूड़े का टुकड़ा है। तू क्या है? तूने मेरे बिना दांत वाले वाइवन कैसे की? वो चिल्लाता। वनम, मैं जानबूझकर अपने चेहरे पर ढके परजीवी को हटाता हूँ, जिससे वो गिर जाता है और मैं खुद को प्रकट करता हूँ। एथन, तुम कैसे हो? तुम्हारे शरीर पर ये सब क्या है? और ड्रैक लड़खड़ा जाता है। उसका संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो जानता है कि मेरा मुख्य रिश्तेदार एक बेकार म्यूटेंट है, तो मेरे पास इस तरह की शक्ति कैसे हो सकती है? उसके दिमाग में केवल एक ही स्पष्टीकरण आता, मैं धोखा दे रहा। एथन ने शायद एक मजबूत व्यक्ति को किराए पर लिया हो, मूल्यांकन में उपयोग करने के लिए एक और दिव्य क्षेत्र के खिलाड़ी से जीवन रूप। यदि आप केवल प्रथम स्थान पाने के लिए धोखा काम हो गया एथन, तो आपका काम होगा। इस बार आपका काम होगा। जैसे ये मूल्यांकन समाप्त होगा मैं आपको रिपोर्ट कर दूंगा। मिस्टर फोस्टर से आपको व्यक्तिगत रूप से निष्कासित करवाऊंगा। ड्रैक चिल्लाता है। फिर मुझे लगता है कि हम दोनों को इसके समाप्त होने तक प्रतीक्षा करनी होगी। अभी के लिए चुपचाप बैठे रहो और मेरा भोजन बनो। वेनम, मैं घड़ी पर हूँ। मैं और भी अधिक क्रूर हमला करता हूँ। आसपास के पेड़ों का उपयोग करते हुए मैं तेजी से ऊपर की ओर बढ़ता हूँ, फिर छलांग लगाता हूँ और ड्रैक के वाइवन की पीठ पर सीधा उतरता हूँ। एक पंजा ड्रैक की खोपड़ी पर गिरता है और मैं उसे दबाना शुरू कर देता हूँ। मूल्यांकन स्थान वास्तव में छात्रों को नहीं मार सकता है, लेकिन यह उनके वास्तविक शरीर में लगभग 100% दर्द प्रसारित करता है। ड्रैक तब तक तड़पता रहता है जब तक कि मैं उसे पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता। शेष टूथलेस वाइवन अपने स्वामी के गिरते ही गायब हो जाते हैं। मैं एक भारी धमाके के साथ जमीन पर गिरता हूँ, अपने पंजों पर अपनी लंबी जीभ फेरता हूँ। मैं खुद से बुदबुदा रहा था, कितना बोरिंग। बहुत आसानी से नीचे चला। टूथलेस वाइवन की ताकत को देखते हुए ड्रैक को इतनी जल्दी नहीं गिरना चाहिए था, लेकिन उसका युद्ध का अनुभव बहुत कम है और उसका अहंकार इसे और भी बदतर बना देता है। उसने शुरू से ही हम दोनों के बीच दूरी नहीं बनाई और इसी वजह से उसे सब कुछ गंवाना पड़ा। फिर भी एक संतोषजनक हत्या है। इसे मेरे पिछले जीवन के कर्ज की पहली किस्त समझो। मैं जमीन पर बिखरे पे इकट्ठा करना शुरू करता हूँ। तभी मुझे वेड पास के एक पेड़ के पीछे दुबका हुआ दिखाई देता है। ये जानते हुए कि वो छिप नहीं सकता, वेड अजीब तरह से बाहर निकलता है। एथन, मैं पहले ही कह दूं, मैं ड्रैक की तरफ नहीं हूँ। हमारे बीच केवल एक बुनियादी व्यापारिक समझौता। जरूर, बात करते रहो। मैं लगभग आश्वस्त हो गया। मैंने वेनम को अपने शरीर को फिर से तैयार करने और वेड की ओर एक कदम बढ़ाने दिया। वेड अपनी सीमा जानता है। सीधे लड़ना कोई विकल्प नहीं है। वो तेजी से बोलता है। ये वास्तव में केवल एक व्यापारिक सौदा था। मैंने उसे उसके पंखों के बदले में एक पवित्र कलाकृति देने की पेशकश की। दूसरे स्थान के लिए लक्ष्य बनाया। वो बाहर है। मैं तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ। कीमत बताओ। जब तक वो खत्म करता है, वेड का चेहरा ठंडे पसीने से तर हो जाता है कि मेरी हथेली उसकी खोपड़ी से बस 5 सेंटीमीटर ऊपर होती है। उसे गिराने से 1 सेकंड दूर। उसे गिराने से मैं कीमत बताता हूँ। मेरी आवाज ठंडी और सपाट निकलती है। वेड तुरंत जोड़ता है। जब तक ये दूसरे स्थान के लिए टियर 2 पवित्र कलाकृति के मूल्य से अधिक नहीं होता, मैं नंबर चलाता हूँ। टियर 2 पवित्र कलाकृतियां औसतन लगभग 2000 दिव्य शक्ति के लिए जाती हैं। इससे थोड़ी और अधिक निकालना उचित है। 1500 दिव्य शक्ति। मैं तुम्हें दूसरे स्थान की गारंटी देता हूं। जालिम स्थिति को देखते हुए वेड के पास सहमत होने, मना करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है और वो मौके पर ही बाहर हो जाए। तो चलो इसे एक अच्छी साझेदारी बनाते। वेड एक विनती भरी मुस्कान बिखेरता है और अपने सिर पर मंडरा रहे एक विशाल पंजे को हिलाता है। वो हिलाता है। श्री फोस्टर इस आदान प्रदान के हर पल को देखते हैं। उनके चुने हुए विजेता को अभी अभी मिटा दिया गया है। अब वो कैसे रुक सकते हैं? वो अब और इंतजार नहीं करते। अब कोई झिझक नहीं। वो होम रूम टीचर के तौर पर अपने अधिकार का इस्तेमाल करता है।
मूल्यांकन खत्म हो जाता है। हर छात्र की चेतना वापस अपने शरीर में आ जाती है और वो अपनी सीट पर जाग जाता है। उनमें से आधे से ज्यादा मुझ पर गुस्से से नजरें गड़ाए रहते हैं। ड्रेक अचानक जाग जाता है और तुरंत मुझ पर हमला करते हैं। तुम मुझे मारने की हिम्मत करते हो, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा फोस्टर। स्थिति नियंत्रण से बाहर हो जाने की चिंता में वो डेस्क पर हाथ पटकता है। अब सभी बैठ जाएं और चुप हो जाएं। ड्रेक फोस्टर के चेहरे पर भाव देखता है और गुस्से में अपनी सीट पर वापस चला जाता है। फोस्टर फिर अपना पूरा ध्यान मेरी ओर लगाता है। एथन, तुमने मूल्यांकन के दौरान खुलेआम नकल की, पूरी प्रक्रिया को बाधित किया और एक गंभीर शैक्षणिक घटना को अंजाम दिया। इसे स्वीकार। अब मैं बिना झिझके उसके आरोपों का सामना करता हूँ। मैंने हर कदम पर मूल्यांकन नियमों का पालन किया। अगर कुछ गलत हुआ तो ये मुझ पर कैसे लागू हो? नकल के लिए ये बदनामी है। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ श्री फोस्टर, आपकी किस आंख ने मुझे नकल करते देखा? क्लास में धमाका हो जाता है। हर छात्र को यकीन हो जाता है कि मैं पूरी तरह से पागल हो गया। इस तरह से होम रूम टीचर से बात करना, खासतौर पर जिन्हें मैंने एलिमिनेट किया था, उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैंने क्या बुलाया था और ये बिल्कुल भी हेरवाम नहीं था। माफी मांगो, थोड़ी भीख मांगो और सबसे बुरी बात, तुम अपना स्कोर खो दोगे। लेकिन मैं दोगुना होकर टीचर पर सवाल फेंक रहा हूँ। क्या मैं जानबूझकर निष्कासित कर रहा हूँ? तुम पूछो कि मैंने क्या देखा, मैं तुम्हें बताता। दोनों आंखें साफ है। जैसे ही फोस्टर बोलता है वो वेनम का फुटेज खींचता है जिसे मैंने मूल्यांकन के दौरान बुलाया था और उसे पूरी कक्षा के सामने पूर्ण त्रि-आयामी प्रदर्शन के रूप में पेश करता है। आपका मूल रिश्तेदार एक उत्परिवर्म है। क्या तुम मुझे ये बताने की हिम्मत करते हो कि एक उत्परिवर्ती हेवम है? फोस्टर सीधे मेरे चेहरे पर सबूत फेंकता है, लेकिन मैं पलक तक नहीं झपकाता। सही, वो मेरा उत्परिवर्ती हेवम है। फोस्टर को ऐसा लगता है जैसे उसका सिर फटने वाला। वो मूल्यांकन की निगरानी कर सकता है, लेकिन उसके पास वेनम के वास्तविक डेटा को तरीका नहीं है। लेकिन उसके पीछे एक दशक से अधिक का अध्यापन होने के कारण वो पूरी तरह से आश्वस्त है कि वेनम का हेवम से कोई लेना नहीं है। कोई भी कीड़ा कितना भी विकृत क्यों न हो जाए, वो ऐसा नहीं हो सकता। जब तक ताबूत नहीं देख लेते रहोगे नहीं। ठीक है, यही रवैया रखो। मैं अभी स्कूल नेतृत्व से तुम्हारे निष्कासन की अर्जी देता हूँ। तुम बुरे हो और मैं तुम्हें निकाल रहा हूँ। फोस्टर बहस करना बंद कर देता है। उसके दिमाग में मैंने नकल की और यही आखिरी है। निष्कासन का अनुरोध तुरंत सुश्री रोड्स के पास पहुंच जाता है। तनुष परिस्थितियों में नकल करने पर किसी छात्र को निष्कासित करना एक ऐसी चीज होती है जिसे वो बिना किसी दूसरे विचार के महसूस। कौन सा शिक्षक एक नकलची पर अपना करियर दांव पे लगाए? लेकिन जब उन्होंने एथन नाम देखा जो लगातार 2 बार साल का टॉपर रहा है, तो सुश्री रोड्स ने फैसला किया कि उन्हें खुद ये देखना होगा। कुछ ही देर बाद सुश्री रोड्स क्लास के दरवाजे से अंदर आती है। सुश्री रोड्स, ये छात्र मेरे नियंत्रण से बाहर है। उसने खुलेआम नकल की, जानबूझकर दूसरे छात्रों को बाहर कर दिया और पूरे मूल्यांकन में गंभीर बाधा डाली। ये बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। फोस्टर उनके आते ही अपनी शिकायत शुरू कर देता है। सुश्री रोड्स मेरी ओर देखती हैं। एथन, क्या मिस्टर फोस्टर सही कह रहे हैं? मैंने ठंडी सांस ली। एक शब्द भी नहीं। मैंने जो कुछ भी किया वो मूल्यांकन नियमों के तहत। वो मेरी सिफारिश कोटा चुराने और मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। फोस्टर का चेहरा पहले सफेद होता है फिर काला। ये बिल्कुल बेतुका है। सिफारिश कोटा स्कूल का है। वो चाहता है कि ये किसी अधिक योग्य छात्र को दिया जाए। इसमें गलत क्या है? इसके अलावा हम यहाँ आपकी धोखाधड़ी के बारे में बात करने या सिफारिश कोटे के बारे में नहीं। पनिगंध करने की। फोस्टर बिना कुछ कहे मूल्यांकन फुटेज दिखाता है। मिस रोड्स, मुझे यकीन है कि उसका मुख्य रिश्तेदार एक म्यूटेंट है, लेकिन फुटेज में इस जीवन रूप को देखिए, वो एक म्यूटेंट है, वो नहीं है। क्या ये बिना किसी संदेह के धोखाधड़ी? मिस रोड्स ये देखकर भौचक्की रह जाती हैं। ये स्कूल नेतृत्व को पता है कि एथन का मुख्य रिश्तेदार एक म्यूटेंट हेयरवर्म माना जाता है, लेकिन इन पर मौजूद सबूतों से ये साफ हो रहा है कि एथन ने धोखाधड़ी। एथन, क्या आप अपने बचाव में कुछ कहना चाहेंगे? बहस करने के लिए कुछ भी नहीं मिस रोड्स। अगर तुम सच जानना चाहती हो तो मेरे दिव्यलोक में खुद आकर देखो। मैं पूरी तरह से शांत हूँ। मुझे सच पता है, मैंने कभी धोखा नहीं दिया। जब तक मिस रोड्स में स्कूल की प्रतिष्ठा के लिए थोड़ी भी सच्ची निष्ठा है, वो कभी भी फोस्टर का पक्ष नहीं लेंगी। मिस रोड्स सिर हिलाती हैं और मेरी अनुमति से जांच करने के लिए मेरे दिव्य लोक में कदम रखती हैं। फोस्टर पीछे आने की कोशिश करता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के उसे बाहर कर देता हूँ और साफ साफ कहता हूँ, तुम्हारा कोई मौका। फोस्टर, ऐसा लगता है जैसे वो मुझे मुंह पर तमाचा मारना चाहता। मेरे दिव्य लोक के अंदर मिस रोड्स मेरे मुख्य रिश्तेदार म्यूटेंट हेयरवर्म को देखती हैं। फिर मैं उन्हें अपनी तकनीक दिखाता हूँ। मेरे आदेश पर म्यूटेंट हेयर गॉब्लिन पर एकत्रित होते हैं और विष के रूप में बदल जाते हैं। एक पारलौकिक क्रैंक हाइब्रिड जीवन रूप की आभा उस स्थान को भर देती है। मिस रोड्स भी स्पष्ट रूप से हिल जाती। इस दुनिया में वास्तव में ऐसा असाधारण जीवन रूप मौजूद है। उनका आश्चर्य कुछ नए में बदल जाता है। वो मुझे जिस तरह से देखती है वो पूरी तरह से बदल गया। इस तरह का टैलेंटेड स्टूडेंट ही स्कूल का नाम रोशन कर सकता है। उसे न सिर्फ निकाला जाना चाहिए बल्कि उसे बढ़ावा भी दिया जाना चाहिए। हो सकता है कि वो इस ग्रेजुएट क्लास का टॉप स्कोरर बन जाए। एथन, तुम्हारा नाम साफ हो गया, कड़ी मेहनत करता है। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम क्या बनते हो। मिस रोड्स ने तारीफ के 2 शब्द कहे और मेरे दिव्य लोक से बाहर चली गई। जैसे ही वो फिर से आई, फोस्टर दौड़ कर आया। मिस रोड्स, मैंने तुमसे कहा था कि वो धोखेबाज है। मिस रोड्स ने हाथ उठाकर उसे बीच में ही रोक दिया। मिस्टर फोस्टर, मैंने जांच की है। एथन में धोखाधड़ी के कोई लक्षण नहीं दिए। ये मामला बंद हो गया। फोस्टर स्तब्ध खड़ा है। वो सोचने लगा कि क्या मैंने मिस रोड्स को खरीद लिया है, लेकिन फिर उसने सोचा मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मैं उसे ऐसा क्या दे सकता हूँ जिससे वो दिलचस्पी ले सके। फोस्टर थोड़ा झुक गया और आगे बढ़ गया, लेकिन इस तथ्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि एथन ने दूसरों के मूल्यांकन में खलल डाला। मिस रोड्स मेरी तरफ मुड़ी, भौं सिकोड़ी हुई। एथन, क्या ये सच है? मैं बिना किसी झिझक के स्वीकार करता। हाँ, लेकिन मैंने जो कुछ भी किया वो मिस्टर फोस्टर के निर्देशों के अनुसार था। उन्होंने कहा मुझे खत्म नहीं करना है। एथन, मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मुझे फंसाने की हिम्मत मत कर। क्या तुम्हारे पास सबूत है? फोस्टर ने मुझे तुरंत काट दिया। मैंने इसे रिकॉर्ड किया। फोस्टर का चेहरा पीला। उसने कभी नहीं सोचा था कि मैंने इतनी पहले से योजना बनाई थी कि मैं मूल्यांकन शुरू होने से पहले ही ये जाल बिछा रहा हूँ। मिस रोड्स रिकॉर्डिंग देखती हैं। उनके चेहरे पर गंभीर भाव आ जाते हैं। मिस्टर फोस्टर, बाहर से एक शब्द। जैसे वे बाहर निकलते क्लास में कोलाहल मच जाता है। एथन का सामना होमरूम टीचर से होता है और वो जीत जाता है। स्टार ब्रो, ये वाकई लाजवाब था। वेड झुक जाता है। वेड पूरी प्रशंसा के साथ घोषणा करता। मैं चुपचाप मुस्कुराता हूँ और कुछ नहीं कहता। ये मेरे बदले की शुरुआत है। प्रोडक्ट कमरे के उस पार से मुझे घूरता है। उसकी आंखें नफरत से जल रही हैं,
जिस तरह से हालात हैं, पहले स्थान के लिए मिलने वाला एक दिव्यता पुरस्कार चला गया है और वो ये जानता है दिव्यता का एक पूरा अंक, वो भी उस निकम्मे एथन की वजह से। काफी देर बाद मिस्टर फोस्टर क्लास में वापस आते हैं, पूरी तरह से निराश दिख रहे हैं। पूरी तरह से उन्हें सुशी रोड्स ने औपचारिक फटकार लगाई है और उनका बोनस कार्ड दिया है। अब वो मुझे जो नजरें दे रहे हैं उनमें जहर की धार है, लेकिन उनके पास सुशी रोड्स के निर्देशों का पालन करने के अलावा कोई विकल्प। इस मूल्यांकन में पहला स्थान एथन। वो दांत पीसते हुए इसकी घोषणा करता है। हर शब्द गुस्से से भरा होता है। क्लास के अधिकांश लोग मुश्किल से प्रतिक्रिया। उन्हें पहले से ही आने का आभास था, लेकिन फिर मैं तेजी से खड़ा। मिस्टर फोस्टर, क्या आपने जो पहले कहा था वो अभी भी लागू होता है? आपका एक दिव्यता पुरस्कार आपके खाते में स्थानांतरित कर दिया गया है, फोस्टर ने जवाब दिया। मैंने अपना सिर हिलाया। मैं ये नहीं पूछ रहा था। आपने जो नियम बनाया था कि सबसे कम अंक पाने वाले को निकाल दिया जाएगा, क्या वो अभी भी लागू है? मैंने अपनी निगाहें क्लास में घुमाई। मेरी वजह से 20 से ज्यादा छात्रों ने 0 अंक हासिल किए, जिसका मतलब है कि इस नियम को लागू करने का मतलब होगा आधी क्लास को बाहर निकालना। अब सिर्फ फोस्टर ही मुझे घूर नहीं रहा था, आधी क्लास भी मुझे घूर रही थी। कोई भी इस बारे में बात नहीं करने वाला था। सुरक्षा और संख्या सबके पास बचने का कोई रास्ता था, लेकिन मुझे मूल्यांकन शुरू होने से पहले बनाए गए नियम को फिर से लागू करना पड़ा और आधी क्लास को इसके लिए फटकार लगाई। फोस्टर खुद को कोस रहा है। मुझे फंसाने के लिए उसने जो भी नियम बनाए थे वे पूरी तरह से उलट गए हैं और फोस्टर के जवाब देने से पहले मेरे हाथ में हथियार बन गए हैं। मैं पहले बोलता हूँ, शांत हो जाइए, मैं मजाक कर रहा हूँ। फोस्टर और आधी क्लास ने राहत की सांस ली। फिर मैंने एक और लाइन जोड़ी, मैं टीचर को भी यही सलाह दूंगा कि अब से अच्छा व्यवहार। अब और कोई चालबाजी नहीं। फोस्टर इतने गुस्से में है कि एक भी शब्द नहीं बोल पा रहा है। आखिरकार वो 2 शब्द बोल पाता है। क्लास खत्म। वापस अपने घर पे मुझे सबसे पहले एक दिव्यता मूल्यांकन पुरस्कार मिला। उसके बाद वेड से 1500 दिव्य शक्ति का हस्तांतरण हुआ। वेड संतरण हुआ। एथन, तुम पागल हो, अब से तुम मेरे लिए स्टार ब्रो हो। वेड अपना संदेश छोड़ जाता है। जिस तरह से मैंने आज फोस्टर का सामना किया उससे वेड पूरी तरह से प्रशंसा से पागल हो गया। कुल 11,500 दिव्य शक्ति। मैंने इस मूल्यांकन से जो कुछ भी अर्जित किया, 12वीं के छात्र के लिए ये एक पूर्ण भाग्य है। लेकिन आज के बाद मेरे और फोस्टर के बीच दस्ताने पूरी तरह से खुल गए। मुझे मजबूत होना होगा, कोई अन्य विकल्प नहीं। 11,500 दिव्य शक्ति में से मैंने पहले 5,000 को गोब्लिन खरीद के लिए अलग रखा। मेरे हाथों में 5 कार्ड दिखाई देते हैं, प्रत्येक में 1,000 सामान्य रैंक वाले गोब्लिन और स्टेसिस होते हैं। मैं उन सभी को एक साथ कार्ड से मुक्त करता हूँ, उन्हें दिव्य क्षेत्र के अंदर रखता हूँ और उन्हें स्वतंत्र रूप से प्रेजेंट करने देता हूँ। 5,000 गॉब्लिन बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन इससे जहर कुछ समय तक बना रहेगा। ऐसा करने के बाद मैं जहर को हीरो रैंक तक ले जाने पर ध्यान देता हूँ। जहर को बेहतर बनाने के 2 तरीके। पहला है म्यूटेंट हेयर वर्म को मजबूत करना, दूसरा है उस होस्ट बॉडी को मजबूत करना जिसपे वो परजीवी होता है। मैं दोनों को एक साथ करने का फैसला करता। मैं डिवाइन रियम सिविलाइजेशन मार्केट प्लेस को ब्राउज करता हूँ, परजीवियों के लिए उपयुक्त पवित्र कलाकृतियों को खोजता हूँ। क्योंकि मेरा डिवाइन रियम कोर अभी भी अपने बेस टियर 1 पर है, इसलिए मैं केवल टियर 1 पवित्र कलाकृतियों का चयन कर सकता हूँ। मार्केट प्लेस के विशाल कैटलॉग को ब्राउज करते हुए मैं जल्दी से इसे 3 टियर 1 पवित्र कलाकृतियों तक सीमित कर देता हूँ जो परजीवियों के लिए काम करती है। टियर 1 पवित्र कलाकृति रबर फ्रूट में कोरकिन देने की संभावना है, एक शरीर जिसमें रबर जैसी लोच होती है जो केवल लंबे जीवन रूपों पर प्रभावी होती है, जो कि कीमत 1100 दिव्य शक्ति। टियर 1 पवित्र कलाकृति क्रिम्सन टोटेम कॉर्किन की शारीरिक शक्ति को थोड़ा बढ़ाता है, कीमत 800 दिव्य शक्ति। टियर 1 पवित्र कलाकृति जेड वाइन कॉर्किन के आत्म पुनर्जनन में थोड़ा सुधार करती है, मूल्य 1000 दिव्य शक्ति। तीनों की अपनी खूबियां हैं, लेकिन रबर फल स्पष्ट रूप से बाकी सबसे अलग है। ये परजीवी को रबर जैसी लोच वाला शरीर देता है जो मुझे दूसरी पीढ़ी के परजीवी संस्करण की याद दिलाता है। मुझे पता है, एक लगभग समान क्षमताओं वाला। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के रबर फल चुनता हूँ। खरीद के बाद रबर फल तुरंत आ जाता है। मैं इसे सीधे दिव्य क्षेत्र कोर में लोड करता हूँ। कोर से विशेष ऊर्जा की एक लहर बाहर निकलती है जो हर आखिरी परजीवी तंतु को धोती है। लगभग 10% परजीवी प्रभावित होते हैं। उनके शरीर स्पष्ट रूप से सख्त हो जाते हैं और उनमें उल्लेखनीय लोच आ जाती है। मैं प्रभावित तंतुओं में से एक को उठाता हूँ। रबर बैंड की तरह यह आसानी से अपनी मूल लंबाई से 5 गुना तक फैल। ये अधिक से अधिक एक शारीरिक वृद्धि है, पूर्ण उत्परिवर्तन नहीं, लेकिन फिर भी महत्वपूर्ण है। परजीवियों के एक हिस्से के अब रबर संविधान को ले जाने के साथ वेनम का शरीर बहुत अधिक लचीला हो जाता है, इसके वार भी अधिक तीव्र हो। फिर मैं अपना ध्यान गोब्लिन होस्ट को अपग्रेड करने पर लगाता हूँ। गोब्लिन को अपग्रेड करना बहुत आसान है, बस ताकत, गति और संविधान को बढ़ाने वाले सीरम खरीदने की बात है। मैं 3 तरह के सीरम पर 600 दिव्य शक्ति खर्च करता हूँ और तीनों को सीधे होस्ट गोब्लिन में इंजेक्ट करता हूँ। सीरम एक साथ सक्रिय होते हैं और गोब्लिन की रैंक उम्मीद से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, सीधे सामान्य से पारलौकिक हो जाती है, आंतरिक रूप से मजबूत हो जाती है, आंतरिक रूप से और अब उसके होस्ट के उन्नत होने के साथ वेनम की संयुक्त शक्ति बढ़ जाती है, जिससे वो सीधे ही हीरो रैंक के हाइब्रिड जीवन रूप के क्षेत्र में पहुंच जाता। बोनस के तौर पर वेनम को एक नया कौशल रबर फिस्ट आता है। एक मुक्का और फिस्ट पूरे 5 मीटर आगे बढ़ जाती है। मैं बची हुई दिव्य शक्ति का उपयोग दूसरी पीढ़ी के परजीवी वेरिएंट में से एक को विकसित करने के लिए करता हूं, जिसे मैं अच्छी तरह से जानता हूं। इसका नाम लैश है। इसका आदर्श होस्ट एक स्वाभाविक रूप से कुलीन रंग का जीवन रूप है, लंबी टांगों वाला ऑक्टोपस। लंबी टांगों वाले ऑक्टोपस को रखने के लिए मुझे दिव्य क्षेत्र के अंदर पानी का एक शरीर बनाना होगा। मुझे पैरासाइट म्यूटेशन को ट्रिगर करने के लिए विशेष सामग्रियों की भी आवश्यकता है। उत्प्रेरक के प्रभाव में एक काला पैरासाइट स्ट्रैंड बदल जाता है, हरा हो जाता है। मैं तुरंत एक लंबे पैर वाले ऑक्टोपस को बाहर निकालता हूँ और उसे लैश को देता हूँ। लैश सहज रूप से ऑक्टोपस में घुस जाता है, अपनी वृद्धि और प्रजनन के लिए अपनी ऊर्जा को चुरा लेता है। लेकिन वास्तव में अनुकूल मेजबान खोजना कभी आसान नहीं होता। लैश के लिए सही मेजबान खोजने से पहले मैं 4 से 1 सपासी लंबे पैर वाले ऑक्टोपस से गुजरता हूँ, पर उसके साथ लैश जग जाता है। मैं आखिरकार लैश के पूरे आंकड़े फिर से देखता हूँ। कोरेकिन दूसरी पीढ़ी का पैरासाइट लैश, किन रैंक, ट्रांसेंडेंट रैंक, हाइब्रिड लाइफ फॉर्म,
स्किन टैलेंट, रेजिलिएंट, इलास्टिसिटी, फेथ लेवल, डार्क डिवोट, फ्रेशली जागा हुआ। लैश का गुस्सा जहर से भी ज्यादा खराब है। वो मुझ पर हमला करने से पहले एक शब्द भी नहीं बोला। 8 टेंटेकल लैश को भयानक गति से मेरी ओर बढ़ाते हैं। मैंने इसे आते देखा। मैंने अपना मेगाफोन निकाला और सीधे लैश पर पूरी ताकत से दहाड़ मारी। ध्वनि की लहर लैश को इस कदर जकड़ लेती है कि वो अपने ऑक्टोपस होस्ट से पूरी तरह अलग हो जाता है। लेकिन वेनम के उलट लैश ज्यादा चालाक है। वो तुरंत मुड़ता है और भाग जाता है। मैं उसका पीछा करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, लेकिन वेनम बीच में आकर विनती करता है, हे भगवान मुझे इसे संभालें। वेनम का राक्षस जैसा शरीर लैश पर हमला करता है। लैश के 8 टेंकल वेनम पर बार बार वार करते हैं, लेकिन वेनम के शरीर पर एक खरोंच भी नहीं आती। इसके बजाय वेनम मौके का फायदा उठाता है और एक ही बार में हर टेंकल को पकड़ लेता है। फिर वेनम का बड़ा मुक्का लैश के कोमल सिर पर आकर गिरता है। हर मुक्के के साथ एक ही मांग होती है, हमारे संयुक्त उपचार के तहत मुझे डैडी कहो। बस 20 दिन लगते हैं। लैश हार मान लेता है। वो मेरा समर्पित दीवान और वेनम का आज्ञाकारी बच्चा बन जाता है। मैं इस बात से वाकई संतुष्ट हूँ कि ये कैसे हुआ। एक दिव्यता अर्जित की, 500 दिव्य शक्तियां प्राप्त की। वेनम को हीरो रैंक पर पहुंचाया गया और लैश ने सफलतापूर्वक खेती की। मैं फॉस्टर द्वारा आगे जो भी फेंका जाएगा मैं उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास के साथ, लेकिन मेरे आश्चर्य के लिए फॉस्टर पूरी तरह से शांत हो जाता है। पूरे 1 महीने तक वो मेरे खिलाफ एक भी चाल नहीं चलता है। कोई और उच्च पुरस्कार मूल्यांकन भी नहीं है। परिणाम स्वरूप मेरे दिव्य क्षेत्र के अंदर के भूत और लंबे पैरों वाले ऑक्टोपस दोनों को पोषण के गंभीर लक्षण दिखाने लगते हैं। मैं फंस गया हूँ। मेरे परिवार के पास पैसे नहीं है। मेरे माता पिता ज्यादा मदद नहीं कर सकते और स्कूल कोई अवसर नहीं दे रहा है। अगर ये चलता रहा तो वेनम और लैश पीछे रह जाएंगे। जैसे दबाव बढ़ रहा था, वेड मुझे खबर देता है। किसी तरह उसे परित्यक्त सोने की खदान के 2 पास मिल गए हैं और वो पूछ रहा है कि क्या मैं साथ जाना चाहता हूँ। जैसे ही उसने परित्यक्त सोने की खदान कहा, मेरी आंखें चमक उठी। परित्यक्त सोने की खदान कथित तौर पर पौराणिक चमत्कारी देवता राजा की निजी खदान थी। प्राथमिक अयस्क के समाप्त हो जाने के बाद इसे दिव्य लोक सभ्यता को दान कर दिया जाता था। या इस स्थल से खनन करके शुद्ध लोक को टुकड़ों में बदला जा सकता है और लोक को टुकड़ों का उपयोग विशेष रूप से दिव्य लोकों को उन्नत करने किया जाता है। उच्च स्तरीय दिव्य लोक कोर में अधिक पवित्र कलाकृतियां भरी जा सकती हैं, जिससे कोर परिजन नाट के रूप से मजबूत हो जाते हैं। लेकिन हर किसी को जो पता है उससे परे मुझे इस जगह के बारे में अंदरूनी जानकारी है। जब पहली बार खदान की खुदाई की गई तो इसमें कई दिव्य प्राणी नष्ट हो गए थे। सदियों से उनके अवशेष हर जगह बिखरे हुए दिव्य खंडहरों में क्रिस्टलीकृत हो गए। मेरे पिछले जीवन में मैंने अफवाहें सुनी कि किसी को खदान के अंदर गहरे में एक सच्चे देवता के खंडहर मिले और पीछे छोड़े गए भाग्य का उपयोग करके एक बड़ी शक्ति छलांग हासिल की। समय रेखा की गणना करते हुए खंडहर अभी तक नहीं मिले हैं, जिसका मतलब है कि अगर भाग्य मेरे पक्ष में है तो मैं पहले वहां पहुंच सकता। मुझे स्पष्ट रूप से पता, इस दूसरे जीवन में अगर मैं अपने भाग्य को फिर से लिखना चाहता हूँ तो मैं केवल खुद पर भरोसा कर सकता हूँ। मजबूत होने के हर एक मौके को मुझे जब्त करना होगा। हम वीकेंड ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं, टेलीपोर्टेशन एरे से होकर यात्रा करते हैं और छोड़ी हुई सोने की खदान के बाहरी परिधि पर पहुंचते हैं। वेड को चिंता है कि मैं इस जगह से अपरिचित हूँ, इसलिए वो विस्तार से बताता है। भाई, छोड़ी हुई सोने की खदान में केवल हमारे लेवल के डिवाइन रियलम प्लेयर ही जा सकते हैं। अभी भी डिवाइनिटी लाइफ फॉर्म टियर में है। मेरा कोर किन्नर आयरन गॉब्लिन खनन में अच्छा है लेकिन युद्ध में कमजोर है। जब हम अंदर पहुंच जाते हैं तो तुम्हें मेरी पीठ पर मुझे बुलाने का उसका असली मकसद साफ है। वो अपने बीमा के तौर पर वेनम की ताकत चाहता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के सहमत। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। अगर सब कुछ मेरी योजना के अनुसार हुआ तो ये असाधारण रूप से अमीर बना सकती है। जब वेड और मैं अभी भी बात कर रहे थे तो एक परिचित व्यक्ति हमारी ओर बढ़ता है। वो ड्रैक है, हमारा सहपाठी। ड्रैक पास आने का इशारा करता है। अच्छा, 2 कूड़े के टुकड़े, क्या तुमने वो पास चुराए थे? वो अपनी औपाने की कोशिश के बिना पास करता है। उसके हिसाब से मेरी निजी ताकत चिंता करने लायक नहीं है। वेड को दूसरे नंबर पर आने के लिए सौदा करना पड़ा। ड्रैक उसकी तरफ देखता तक नहीं। वेड ड्रैक के अपमान के खिलाफ बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता। दूसरी तरफ मुझे बस शांति महसूस होती। जवाब देने वाला भी। ड्रैक आगे बढ़ता है और जोर लगाता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के आगे बढ़ता हूँ और ड्रैक का कॉलर पकड़ लेता। मैं तुम्हें परेशान नहीं करने वाला था, लेकिन तुम अपनी किस्मत आज। क्या तुम भूल गए जब मैंने तुम्हारा सिर कुचला था तो कैसा लगा था? आकलन की यादें ड्रैक के दिमाग में फिर से तैर जाती हैं। उसका शरीर अनैच्छिक रूप से कांपने लगता है। खोपड़ी दबने का वो एहसास वो दोबारा नहीं जीना चाहता। तुम सोचते हो कि मिस रोड्स ने तुम्हारा समर्थन किया है इसलिए तुम्हारी सिफारिश का कोटा सुरक्षित? तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा तुम्हारा समर्थन कुछ भी नहीं। ड्रैक मुझे धक्का देता है और चिल्लाता है। तभी एक लंबा आदमी उसके पीछे आता है। ओवेन बिल्कुल सही समय पर। ये वो आदमी है। उसने मूल्यांकन में गंदी चालें चली और मेरी दिव्यता चुरा ली। ओवेन की निगाहें मुझ पर टिकी हुई, तीखी और ठंडी। तो तुम एथन हो। मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि ड्रैक को वो एक दिव्यता अभी लौटा दो और उसे सिफारिश का कोटा भी सौंप दो, नहीं तो उस खदान के अंदर तुम्हारे लिए चीजें अच्छी नहीं होंगी। वेड ओवेन के प्रभावशाली शरीर के नीचे सिकुड़ जाता है, चुपचाप मेरी ओर झुक जाता है। शायद हमें बस चले जाना है। मैं अपना सिर हिलाता हूँ। ये पास बर्बाद करने के लिए बहुत मूल्यवान, अपनी जान गंवाने से तो बेहतर है। वेड वास्तव में डरा हुआ है। उसने अफवाहें सुनी है। प्रत्यक्ष सोने की खदान के अंदर कोई नियम नहीं है और किसी को मारना भी लगभग असंभव है। कौन कहता है कि नियम होंगे? मैं साफ साफ कहता हूँ। ओवेन ठंडी हंसी हंसता है। आशा करते हैं कि तुम्हारे मुंह जितना बड़ा हो। ड्रैक गर्व से सीधा होता है और ओवेन का परिचय कराता है। मेरे चचेरे भाई ने वॉर एकेडमी से अपनी क्लास में टॉप किया है, जो कि सबसे बेहतरीन स्कूलों में से एक है। वो डेमीगॉड से बस एक कदम दूर है। तुम दोनों को कुचलना उसके लिए कुछ भी नहीं होगा। वेड और भी ज्यादा घबरा गया। स्टार ब्रो वॉर एकेडमी का टॉप स्टूडेंट, हम उससे पंगा नहीं ले सकते। क्या हम जा सकते हैं? हम जानते हैं कि उसने किसी और की सिफारिश कोटा छीनने और स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कोई चाल चली।
ओवेन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया क्योंकि मुझे अभी सच पता चला। मुझे उम्मीद है कि जब मेरी तलवार तुम्हें मिलेगी तभी तुम ऐसी बात कर रहे हो। ओवेन ने धागा बाहर फेंक दिया, किसी ऐसे व्यक्ति का स्पष्ट किनारा जिसका गौरव अभी अभी आहत हुआ है। इसी तरह मैं कहता हूँ और वेड को अपने साथ खींचता हूँ क्योंकि मैं पहले सुनसान सोने की खदान में कदम रखता हूँ। ओवेन और ड्रैक मेरे पीछे पीछे आते हैं। जैसे ही मैं अंदर पहुंचता हूँ, मैं वेनम मुझे एक पंजे में जकड़ लेता है और वेड को दूसरे कंधे पर उठा लेता है। फिर पूरी गति से खदान में गहराई तक घुस जाता है। जब तक ओवेन और ड्रैक टेलीपोर्ट करते हैं तब तक हमारा एक भी निशान नहीं बचता। अब हम क्या करें? ड्रेक घबराकर पूछता है। वो इस मौके का फायदा उठाकर एथन को खत्म करना चाहता है और उसके हर समस्या गायब हो जाती है और उसके जाती है। भविष्य उज्जवल दिखता है। क्या आपको लगता है कि भागना आपको बचा ले? वॉर एकेडमी के एक छात्र को कम मत समझिए। ओवेन बिना किसी हिचकिचाहट के अपने मुख्य रिश्तेदारों को बुला एक एक करके निरीक्षकारी परित्यक्त सोने की खदान के अंदर प्रकट होते हैं। उन्हें ढूंढो। ओवेन झुंड को अपना दिव्य आदेश देता है। वूफ वूफ वूफ। अंधेरी सुरंगों में भयंकर भौंकने की आवाजें आती। वेड लगभग जहर के कंधे में सिकुड़ जाता है। हिलने डुलने में बहुत डर लगता है। मैं अपने पिछले जीवन की यादों पर भरोसा करता हूँ। सच्चे देवताओं के स्थान की खोज सभ्यता को नष्ट कर देती है। देवताओं को सबसे निचले से उच्चतम तक, दिव्य प्राणी, अर्धदेव, सच्चे देवता, प्रमुख देवता और देवराजा। अभी हम उस पदानुक्रम में सबसे नीचे बैठे हैं। हम सब देवत्व के प्राणी। एक सच्चा देवता हमसे 2 दर्जे ऊपर खड़ा है। उनके खंडारों की कीमत अकल्पनीय है, लेकिन छोड़ी हुई सोने की खदान की सुरंगें हैरान करने वाली हैं। मैं भी जल्दी से अपनी दिशा नहीं पा सकता। तभी एक नरक शिकारी अंधेरे को चीरता हुआ अपनी तीखी भौं के साथ हमारे झुंड को हमारी स्थिति का संकेत देता हुआ आता है। मैं बिना किसी हिचकिचाहट के वेनम को आदेश देता, पहले उसे मार के। नरक शिकारी उच्च श्रेणी के प्राणी होते हैं और इसे ओवेन ने बहुत सावधानी से पाला है। ये हीरो रैंक में जाने के लिए लगभग तैयार है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका सामना वेनम से हो जाता है, जो हीरो रैंक का एक हाइब्रिड प्राणी है। वेनम बिना पसीना बहाए उसे कुचल देता है। मैं जल्दी से नरक शिकारी का थोड़ा खून इकट्ठा करता हूँ और उसे अपनी ऑर्बिट पर लगाता हूँ। अत्यंत हमारे खून को छुपा देती है, जिसे